हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और आज मैं फिर जो कॉपी कैट मार्केटिंग 101 जिसका मैंने आठ रिकॉर्ड कर चुका हूँ। फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस किताब को पढ़ें, क्योंकि किताब एक बार पढ़ने की चीज़ नहीं है, इसे बार बार पढ़ें। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक बार में आदमी को ये नहीं आता। तो अब आइए इसका जो 9 पार्ट है कि नेटवर्क मार्केटिंग सर्वोच्च कॉपी कैट सिस्टम की पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सर्वोच्च कॉपी कैट सिस्टम है क्या। तो इसमें इन्होंने लिखा है, मैक्स कूपर का स्टेटमेंट दिया है, जो मैकडोनाल्ड 45 फ्रेंचाइजी के मालिक, कि मैंने हमेशा महसूस किया है कि मुझे आविष्कारक नहीं, सिर्फ अच्छा नकलची बनना है। क्या बनना है? अच्छा नकलची। अब तक हम इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि डुप्लीकेशन या नकल ही फ्रेंचाइजी की सफलता की कुंजी है। इसके अलावा हम इस बात पर भी सहमत हो चुके हैं कि चक्रवृद्धि के जरिए तीव्र घातांकीय वृद्धि ही दौलत बनाने का समय सिद्ध तरीका है। कि चक्रवृद्धि के अलावे के जरिए तीव्र घातांकीय वृद्धि ही दौलत बनाने का समय सिद्ध तरीका है। इसीलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सर्वोच्च सिनर्जी, अल्टीमेट सिनर्गिज्म कहता हूँ। यह फ्रेंचाइजी की अवधारणा के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को तीव्र घातांकीय वृद्धि के अवधारणा के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं के साथ मिला देती है। यह स्वर्ग में बना जोड़ा है। ये दोनों अवधारणाएं मिलकर दौलत बनाने वाले सर्वोच्च कॉपी कैट सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बनाती है, यह जानने से पहले आइए कुछ पल ठहर कर इन अवधारणाओं की समीक्षा कर लें। तो एक है कि अलाभकारी सेवक की नीति कथा। जैसा हमने पहले बताया है कि तीव्र घातांकीय वृद्धि, जिसे चक्रवृद्धि और दोगुना होने की अवधारणा भी कहा जाता है, दौलत बनाने वाली अवधारणा है जो समय के इम्तिहान में खरा उतरती है और जिसका फ़ायदा अमीर लोग हजारों साल से उठा रहे हैं। यहाँ तक कि बाइबल में भी चक्रवृद्धि के फ़ायदे का जिक्र मिलता है। जीसस की अलाभकारी सेवक की नीति कथा में इसका स्पष्ट उल्लेख है। नीति कथा कुछ इस तरह है कि एक बड़ी जायदाद का मालिक एक लंबी बिजनेस यात्रा पर जाने वाला था। जाते वक्त उसने अपने 3 विश्वसनीय सेवकों को बुलाया और उनमें से हर एक को कुछ सिक्के देकर उनको हिफाजत करने को कहा। पहले सेवक को 5 सिक्के मिले, दूसरे सेवक को 2 और तीसरे सेवक को 1। पहले दोनों सेवकों ने उन पैसों का निवेश कर दिया। मालिक के लौटने तक वे मूलधन को दोगुना कर चुके थे। जाहिर है मालिक ने उनकी समझदारी की प्रशंसा की। बहरहाल पैसा डूबने के डर से तीसरे सेवक ने अपना इकलौता सिक्का ज़मीन में गाड़ दिया और मालिक के लौटने पर उसने उन्हें वही सिक्का लौटा दिया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मालिक ने उस सेवक को फटकार लगाई कि उसने वह पैसा बैंकरों के पास निवेश क्यों नहीं किया। मालिक उस सेवक से इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने उसे फ़ौरन नौकरी से निकाल दिया। तो यहाँ मतलब है कि आप अपने पैसे से कैसे काम करवाते हैं। तो अपने पैसे से अपने लिए काम करवाना, यह नीति कथा समझदारी भरे और लाभकारी निर्णयों के महत्व को दर्शाती है।
चाहे वे आर्थिक हों या आध्यात्मिक हों। अवसर या पैसा या गुण या योग्यताएं या आत्मा का वरदान मिलना ही काफ़ी नहीं है। असल मुद्दा तो यह है कि आप उन वरदानों का करते क्या हैं। क्या आप उन्हें ज़मीन में गाड़ देते हैं या फिर समझदारी से उनका निवेश करते हैं? आप उनका करते क्या हैं? क्या उनको ज़मीन में गाड़ देते हैं या उनको निवेश करते हैं ताकि वे बढ़कर कई गुना हो सके? तीव्र घातांकीय वृद्धि की शक्ति स्पष्ट है। आप अपने पैसे से अपने लिए काम करवा सकते हैं और उसे 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना और इस तरह कई गुना कर सकते हैं। चक्रवृद्धि के माध्यम से आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपके सोते वक्त भी। आइंस्टीन को यह मालूम था, इसीलिए उन्होंने चक्रवृद्धि को संसार का 8वां अजूबा कहा था। अब है कि समय मुद्दा है। जाहिर है एक पेंच है, वरना दुनिया का हर व्यक्ति दौलत बनाने के तीव्र घातांकीय सिस्टम की नकल कर रहा होता और हम सभी अमीर होते, है ना? पारंपरिक चक्रवृद्धि की 2 चुनौतियां हैं जो हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए काफ़ी बड़ी है। पहली, पैसों का निवेश करने के लिए यह ज़रूरी है कि घर खर्च के बाद हमारे पास हर महीने थोड़ा अतिरिक्त पैसा रहे। दुर्भाग्य से ऐसा बहुत कम हो पाता है। जैसा एक कॉमेडियन ने एक बार कहा था कि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास पैसे ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारा महीना बचा होता है। आम आदमी अगर खुशकिस्मत हो तो हर महीने $100 बचा सकता है, लेकिन साल भर में $1200 खास बड़ी रकम नहीं होती। दूसरी चुनौती यह है कि चक्रवृद्धि के जरिए पैसा बढ़ाने में समय लगता है, काफ़ी समय। $1000 को दोगुना करके $2000 बनाने में 7 साल से ज़्यादा समय लगेगा, बशर्ते यह शेयर बाज़ार में 10% सालाना कमाए। दोगुना करने की अवधारणा खास आकर्षक नहीं लगती जब आपके पास निवेश करने के लिए $1000 से भी कम हों या सिर्फ कुछ $1000 हों। सच तो यह है कि ज़्यादातर लोग वक्त काटने में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि चक्रवृद्धि के जरिए अमीर नहीं बन सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत आज फ्रेंचाइजी जैसा एक सिस्टम है जो आपको दशकों के बजाय सिर्फ महीनों या सालों में तीव्र घातांकीय दौलत और स्वतंत्रता दिला सकता है। सिस्टम ही जवाब है। चूँकि नेटवर्क मार्केटिंग की नकल की जा सकती है, इसीलिए यह दौलत बनाने का सर्वोच्च कॉपी कैट सिस्टम है। यह फ्रेंचाइजी जैसी ही अवधारणा है जिसकी लागत कम है। इसमें संजोग या किस्मत के दखल की गुंजाइश ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आप में स्टार प्रतिभा का होना ज़रूरी नहीं है, टाइगर वुड्स और एंजेलिना जोली की तरह। इसके अलावा आपको अल्बर्ट आइंस्टीन या बिल गेट्स की तरह नैसर्गिक प्रतिभा का धनी होने की ज़रूरत भी नहीं है। मनोरंजन उद्योग के विपरीत नेटवर्क मार्केटिंग एक सितारे के आसपास नहीं बनता है। यह तो साधारण लोगों के इर्द गिर्द बनता है जो असाधारण परिणाम पा रहे हैं, एक आजमाए हुए सिस्टम की नकल करके जिसे वे दूसरों को भी सिखाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का एक वर्णन यह भी है कि औसत से ज़्यादा आमदनी कमाने वाले औसत लोग। कहता है फ्रेंचाइजी शुरू करने में आपको लाखों डॉलर खर्च होता है। अगर किसी कंपनी का आपको फ्रेंचाइजी लेना है तो आपको लाखों डॉलर खर्च होता है, जबकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजी सिर्फ $500 के निवेश से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए कुछ विशेषज्ञ नेटवर्क मार्केटिंग को जनता का फ्रेंचाइजी कहते हैं, इसीलिए मैं इसे वैकल्पिक फ्रेंचाइजी कहता हूँ। कहता है सही योजना की नकल करना।
एक बड़ा और लाभकारी फ्रेंचाइजी बनाना दरअसल वैसा ही है जैसा एक बड़ी लाभकारी नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाना। दोनों ही के लिए आपको हुनरमंद नकलची के रूप में अपनी ईश्वर प्रदत्त योग्यताओं का लाभ उठाने की ज़रूरत होती है। जैसा हम सहमत हो चुके हैं, यह गुण आप में पहले से ही मौजूद है। नेटवर्किंग के माध्यम से आप फ्रेंचाइजी जैसी अवधारणा की नकल करते हैं जिससे सच्ची दौलत मिलती है। दूसरी ओर नौकरी के मार्ग की नकल करने से आपको सिर्फ अस्थायी आमदनी ही मिलती है। जब आप किसी फ्रेंचाइजी में पैसा निवेश करते हैं या जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में समय निवेश करते हैं तो आप दरअसल सिस्टम में निवेश कर रहे हैं। शून्य से शुरू करके मैकडॉनल्ड जितना विशाल मल्टी बिलियन कॉरपोरेशन बनाने की कोशिश करने के बजाय क्या इसमें समझदारी नहीं है कि सफलता के इसके ब्लूप्रिंट का अनुसरण किया जाए। सबसे बढ़कर मैकडॉनल्ड कॉरपोरेशन अपने फ्रेंचाइजी को एक त्रुटि रहित सिस्टम देता है। लोग मैकडॉनल्ड्स के बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर का नाम सुनकर हंस सकते हैं जिसे हैमबर्गर यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन मैकडॉनल्ड के मुख्यालय प्रशिक्षण और शिक्षा में इसे बहुत अहम माना जाता है। तो कहता है कि मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी पाने के लिए आपको हैमबर्गर यूनिवर्सिटी जाना होगा, उनके आजमाए हुए सिस्टम की नकल करना सीखना होगा। एक ऐसा तंत्र जो जादू की पुड़िया की तरह 50 सालों से कारगर है। अगर आप सिस्टम की नकल नहीं करना चाहते हैं तो आपको फ्रेंचाइजी मिलता ही नहीं है। यह इतना ही आसान समीकरण है। मैकडॉनल्ड वाले कतई नहीं चाहते कि उनका कोई फ्रेंचाइजी असफल हो। फ्रेंचाइजी विजेता है। मुझे लगता है कि यह कहना सुरक्षित है कि 1980 और 1990 के दशक में फ्रेंचाइजिंग दुनिया का सबसे गर्मा-गर्म अवधारणा थी और इस उद्योग में अब भी अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। एंटरप्रेन्योर पत्रिका के अनुसार 2009 में दुनिया भर के 7.5 लाख फ्रेंचाइजी ने $1 ट्रिलियन की बिक्री की। आपने सही पढ़ा, $1 ट्रिलियन। सिर्फ 50-60 साल पहले फ्रेंचाइजी को धोखाधड़ी स्कैम माना जाता था और अमेरिकी संसद इस पर प्रतिबंध लगाने वाली थी। इसे देखते हुए आज इसकी विश्व स्तरीय प्रतिष्ठा को देखकर हैरानी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजी की तुलना में कैसी है? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सफल फ्रेंचाइजी जैसी ही भूमिका निभाती है। नेटवर्क कंपनी अपने फ्रेंचाइजी, जो डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से ज़्यादा मशहूर है, की मदद करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट और रेडीमेड सिस्टम देती है जिसे आजमाए हुए मार्केटिंग और शैक्षणिक सामग्री का समर्थन हासिल होता है, जैसे ब्रोशर, फ्लायर, टिप्स आदि। तो फ्रेंचाइजी और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों में ही सिस्टम असल कुंजी है। आपकी सफलता नवाचार, नए प्रयोग नहीं बल्कि नकल करने की आपकी योग्यता पर निर्भर करती है। आप निर्धारित सिस्टम की नकल में जितने माहिर होंगे उतने ही ज़्यादा सफल बनेंगे। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कभी भी शामिल हों, आप हमेशा कंपनी के मुखिया होते हैं और आपका हर स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर भी अपनी कंपनी का मुखिया होता है। यह सचमुच सीईओज का नेटवर्क है। तो फ्रेंचाइजी की तुलना में नेटवर्किंग के फ़ायदे। कहता है फ्रेंचाइजी और नेटवर्किंग दोनों ही नकल पर आधारित सिस्टम है। फ्रेंचाइजी की तुलना में नेटवर्किंग के लाभ ज़्यादा हैं। इन दोनों आजमाए हुए कॉपी कैट सिस्टम के इस तुलनात्मक चार्ट पर नज़र डालें। फ्रेंचाइजी बनाम नेटवर्क मार्केटिंग। कहता है फ्रेंचाइजी शुरू करने की औसत लागत $1 लाख से ज़्यादा होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआती लागत $500 या इससे कम होती है। पैसे के
फ्रेंचाइजी में पैसे के बदले समय देना सामान्य वृद्धि है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, आमदनी तीव्र घातांकीय दर से बढ़ती है। फ्रेंचाइजी के लिए आपको हर महीने 3 से 10% फ्रेंचाइजी फ़ी देनी होती है। कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको संगठन का 3 से 28% भुगतान देती है। फ्रेंचाइजी में कर्मचारी को नौकरी पर रखना होता है, यहाँ पर किसी कर्मचारी की ज़रूरत नहीं होती। फ्रेंचाइजी में काम फैलने पर ओवरहेड के खर्चे बढ़ जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक घरेलू बिजनेस है। फ्रेंचाइजी में आपको स्टोर खुलने की अवधि के हिसाब से काम करना होता है। यहाँ पर आप काम के घंटे आप खुद तय करते हैं। फ्रेंचाइजी में आपका इलाका सीमित है। नेटवर्किंग में आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इलाका है। फ्रेंचाइजी किसी दूसरे का सपना साकार करना है और नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने खुद का सपना साकार करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजी के सर्वश्रेष्ठ गुण तो शामिल कर लेती है, एक नकल जोग और अनुकरणीय सिस्टम की अवधारणा, लेकिन बुरी चीज़ों को छोड़ देती है। परिणाम स्वरूप नेटवर्क कॉपीकैट सिस्टम को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। इसीलिए इस कुछ विशेषज्ञ नेटवर्क मार्केटिंग को मुक्त उद्यम के विकास का अगला चरण, फ्री इंटरप्राइज का अगला चरण कहते हैं। तो तीव्र घातांकीय वृद्धि वाला फ्रेंचाइजी की तरह आपके नेटवर्क का हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस का मालिक होता है। वह प्रोडक्ट तो डिस्ट्रीब्यूट करता ही है, साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क भी बनाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेंचाइजी जैसा कोई बंधन नहीं है। कोई फ्रेंचाइजी लाख चाहने पर भी फ्रेंचाइजर नहीं बन सकता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यह आसानी से किया जा सकता है। आप फ्रेंचाइजर बनकर दूसरे लोगों को अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं और उन्हें दौलत बनाने के आजमाए हुए सिस्टम की नकल करना सिखा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, फ्रेंचाइजी के मालिक हमेशा सामान्य वृद्धि के चक्र में ही फंसे रहेंगे, चाहे वे कितने ही फ्रेंचाइजी के मालिक बन जाएं। फ्रेंचाइजी बिजनेस का सामान्य वृद्धि का चार्ट कुछ इस तरह दिखेगा, 1 2 3 4 5। चाहे आप कितने ही अतिरिक्त फ्रेंचाइजी के मालिक बन जाएं, वृद्धि हमेशा सामान्य ही रहेगी। इसका मतलब है आप कभी भी अपनी 6 फ्रेंचाइजी के कुल लाभ से ज़्यादा नहीं कमा सकते। दूसरे परिदृश्य में हम यह मान लेते हैं कि आप स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर के बढ़ते हुए नेटवर्क के मुखिया हैं। समय के साथ आपने 6 प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर कर लिया। आपने उन्हें अपनी नकल करना सिखा दिया। इसके बदौलत उन्होंने भी 6 प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर कर लिया। उनमें से हर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की नकल करता है और 6 अन्य डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर कर लेता है। इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। आपके नेटवर्क बिजनेस का तीव्र घातांकीय वृद्धि चार्ट कुछ इस तरह दिखेगा, 6 फिर इसमें हो जाएगा 6 30 हो जाएगा। वृद्धि तीव्र घातांकीय होती है, जैसा आप साफ देख सकते हैं। 6 डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करके और उनके कामों की नकल करना सिखाकर आप अपने बिजनेस की लीवरेजिंग करेंगे और सैकड़ों वैकल्पिक फ्रेंचाइजी सिर्फ 6 पारंपरिक फ्रेंचाइजी के विपरीत तैयार कर लेंगे। और यह तो आइसबर्ग की ऊपरी नोक ही है। यह तो आइसबर्ग की ऊपरी नोक ही है। जब तीव्र घातांकीय वृद्धि की दोगुना होने वाली अवधारणा शुरू होती है तो वृद्धि विस्फोटक हो जाती है। तीव्र घातांकीय वृद्धि की शक्ति की बदौलत कुछ नेटवर्क मार्केटर के संगठन में हजारों, यहाँ तक कि लाखों लोग होते हैं। जरा कल्पना करें कि आपको इनमें से हर डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा उत्पन्न सकल प्रोडक्ट वॉल्यूम पर कमीशन मिल रहा हो। कोई हैरानी नहीं कि कुछ नेटवर्क मार्केटर अमीर और मशहूर लोगों जैसी जीवन शैली जीते हैं। ओके, इसका रेस्ट पार्ट बाद में।